हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट कंप्लीट ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप इन सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और अब शुरू करते हैं। संसाधन, फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन क्या है, संसाधन का उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका संरक्षण कैसे करेंगे, है ना। तो संसाधन क्या है, तो संसाधन शब्द है ना, जो अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द से लिया गया, अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संसाधनों का अर्थ क्या होता है, साधनों पर निर्भर रहना। लंबी अवधि के लिए संसाधन का अर्थ ही होता है लंबी अवधि के लिए साधनों पर निर्भर रहना। संसाधन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लंबी अवधि के लिए साधनों पर निर्भर रहना, साधनों पर निर्भर रहना ही संसाधन कहलाता है ना। तो लंबी अवधि के लिए साधनों पर निर्भर रहना ही संसाधन कहलाता है। अर्थात मानव के जीवन में उपयोग होने वाले सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं, संसाधन। हमारे जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं क्या कहा जाती है, संसाधन कहा जाती है। अर्थात आप हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगी है, तो ये देखिए, ये मार्कर है, ये भी उपयोगी है लिखने के लिए, ये बोर्ड है, ये लाइट है, ये जिससे वीडियो बना रहे हैं, कैमरा वगैरह, कुर्सी, बेंच, टेबल, घर, ईंट, मिट्टी, वायु, वाटर, ये सभी क्या है, संसाधन है। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव की पूर्ति के लिए, मानव की आवश्यकता की पूर्तियों के लिए जो वस्तुएं उपयोग में आ जाता है उसे संसाधन कहते हैं, संसाधन कहा जाता है। तो मानव के जीवन में उपयोग किए जाने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। जिम्मेदार साहब ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चाहते हैं कि संसाधन है ना, संसाधन का महत्व क्या है। तो संसाधनों का महत्व, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होता है। उत्पत्ति के अनुसार से संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। और जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जीवन ना हो उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। और नेक्स्ट चाहते हैं उपयोगिता के अनुसार संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसे पुनः चक्र में लाया जा सकता है। अर्थात जैसे कि गर्म, जैसे पानी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन। क्यों, क्योंकि पानी को पुनः चक्र में लाया जा सकता है। यानी पानी बाष्प बन के अगर ऊपर उड़ गया है तो फिर वह बारिश की बादल बनकर बारिश के थ्रू नीचे आना ही है इसे, है ना। और अर्थात नवीकरणीय संसाधन को पुनः रीचक्र में कर सकते हैं, पुनः उसको उपयोग किया जा सकता है, पुनः उसे उपयोग किया जा सकता है, जिसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन सीमित नहीं है, माने असीमित है ना। नवीकरणीय संसाधन असीमित है, लेकिन मानव के द्वारा इतना पानी का बर्बाद किया जा रहा है जिसके कारण पानी
का कमी होते जा रहा है। पानी नवीकरणीय लेकिन फिर भी कमी होते जा रहा है, क्योंकि पानी की बहुत काफी बर्बादी किया जाता है। सेकंड चाहिए नवीकरणीय के बाद अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वह ऐसा संसाधन जिसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मैंने एक बार कोई चीज का उपयोग कर दिए और उसके बाद पुनः उसको उपयोग करना चाहते हैं तो नहीं, इसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल में हो जाएगा पानी, हवा, है ना, पानी, हवा, मिट्टी वगैरह वगैरह। और अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या हो जाएगा? तो अनवीकरणीय संसाधन में एलपीजी गैस, जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन में जितना भी ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, और एलपीजी जो गैस है, एलपीजी गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और जैव संसाधन में जो जिसमें जीवन हो, अर्थात जिसमें जीवन अर्थात पेड़ पौधे अजैव संसाधन में क्या होता है? जिसमें जीवन ना हो अर्थात पेड़ पौधे, जिसमें जीवन ना हो अर्थात मिट्टी, वायु, है ना, ये सब वगैरह वगैरह क्या अजैव संसाधन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि संसाधन के बारे में, कि संसाधनों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। यह पर्यावरण को संतुलित करता है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, जल के बिना मानव जीवन की तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। भूमि में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, किसके थ्रू? संसाधनों के थ्रू, है ना। भूमि में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं संसाधनों के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। और संसाधन संरक्षण, मैंने संरक्षण करना संसाधनों का, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहा जाता है? संसाधन संरक्षण कहा जाता है ना। तो संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो कम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो कम खर्च होगा, है ना। और नेक्स्ट चाहते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसाधन के सतत विकास क्या है? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जो विकास किया जाता है उसे संसाधनों का सतत विकास कहते हैं। मतलब विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन उसको बिना नष्ट किए, बिना हानि पहुंचाए हम लोग अगर विकास करते हैं तो उसे सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी का वर्णन करें। तो भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहाया में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भैया मिट्टी भी इसे कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, बांगर,
खादर वांगर मिट्टी होते हैं। खादर वांगर, है ना, खादर मिट्टी और वांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और क्या होता है, वांगर मिट्टी, है ना। खादर मिट्टी और क्या होता है, वांगर मिट्टी। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वांगर मिट्टी किसे कहते हैं, है ना। तो वांगर मिट्टी किसे कहते हैं, तो बाढ़ के समय नदियों के द्वारा बहाकर आए गए। बाढ़ आता है तो नदी के द्वारा मिट्टी बहा कर आ जाता है ना, नदियों के द्वारा, बाढ़ के समय नदियों के द्वारा बहा कर आएंगे पुरानी मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, वांगर कहते हैं। पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, वांगर। जबकि बहाकर आए गए नई मिट्टी को, इसको क्या कहते हैं, नई मिट्टी। नई मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बहाकर, तो बाढ़ के समय बहाकर आए गए पुरानी मिट्टी को वांगर और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। पुराने मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसके आकार थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा एवं कंकड़दार होता, कंकड़दार होता, अर्थात इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और खादर मिट्टी में कीचड़ ज़्यादा होता है। क्या होता है, कीचड़ ज़्यादा होता है। और इसमें पोषक तत्व, पोषक जो तत्व है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है ना, कीचड़ होता है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जैसे कि काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है। काली मिट्टी। नेक्स्ट अपने मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, ये उतारिए से मिटाते हैं। तो नेक्स्ट अपने मिट्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मिट्टी मेरा हो गया, कौन सा मिट्टी हो गया, नेक्स्ट अपना मिट्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी को, काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इस गांव की भाषा में रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है ना। इस मिट्टी में कपास की मात्र खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं। ये काली मिट्टी है ना, इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली कपास मिट्टी। ऐसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का रंग, काली मिट्टी का रंग नाम से ही पता चल रहा है कि काली मिट्टी का रंग कैसा होगा, तो काया ही होगा ना, काया ही ना होगा, ब्लैक अर्थात काया होता है ना। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काया होता है। एल्यूमिनियम और लोहा यौगिक के कारण, किसके कारण होता है, एल्यूमिनियम और लोहा यौगिक के कारण काली मिट्टी का रंग काया होता है। प्याज, कपास, गन्ना, गेहूं, सरसों, गन्ना, ये सब यूपी में पाया जाता है ना। सबसे ज्यादा कपास कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कपास कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपने मिट्टी की ओर चलते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। नेक्स्ट अपने मिट्टी की ओर चलते हैं और तीसरा मिट्टी का नाम है लाल एवं पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी,
पेय मिट्टी। याय एवं पेय मिट्टी किसे कहते हैं? यह आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, बनता है। आग्नेय और ग्रेनाइट चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनता है। इसका रंग याय ऑक्साइड के कारण होता है। तो याय मिट्टी का जो रंग है, इसका निर्माण आग्नेय एवं ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। इसका रंग है जो याय होता है, किसके कारण? तो यह ऑक्साइड के कारण होता है। यह ऑक्साइड के कारण होता है, इसका रंग याय होता है। यह ऑक्साइड के कारण इसका रंग याय होता है। इस याय मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है तमिलनाडु, छोटा नागपुर, उड़ीसा, फसल है इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। चौथा याइटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के येटर शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ ईंट होता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा मिट्टी का नाम है याइटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का नाम है याइटेराइट मिट्टी, है ना। याइटेराइट मिट्टी क्योंकि इसका अंग्रेजी वर्ड येटर से लिया गया है। अंग्रेजी वर्ड येटर शब्द से लिया गया है, इसलिए इस मिट्टी का नाम पड़ा याइटेराइट मिट्टी, है ना। ग्रीक भाषा के याइटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका निवास अत्यधिक तेज बारिश वाले क्षेत्रों में होता है ना। इस मिट्टी का रंग याय निछायन, है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार, अब मिटाते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समोच्च कृषि किसे कहते हैं? समोच्च कृषि, है ना। समोच्च कृषि किसे कहते हैं? तो वैसा कृषि की वैसी प्रक्रिया जिसमें पहाड़ी ढलानों पर, है ना, सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती क्यों किया जाता है? ताकि मृदा अपरदन, है ना, बहुत कम हो और पानी, है ना, पानी हमारे खेत में ही जमा रहे, ताकि हमारे फसल अच्छे उपज होवे, है ना। तो सीढ़ी नुमा, तो समोच्च कृषि की वैसी प्रक्रिया जिसमें पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। सीढ़ी बनाकर सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं, है ना। इसमें किसानों को सलाह दिया जाता है कि अपने खेतों की जुताई ऊपर नीचे ना करके, इस तरह ऊपर नीचे ना करके, बल्कि आप अपना जो खेती है वो ऊपर नीचे ना करके आगे पीछे करें, है ना। ऊपर नीचे ना करके, है ना, नहीं करनी चाहिए। समोच्च कृषि सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? यूके अर्थात उत्तराखंड में, उत्तराखंड सबसे ज्यादा जो समोच्च कृषि है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, है ना, पढ़ते हैं, है ना, कि क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन, तो मृदा क्या है? एक
प्राकृतिक संसाधन है ना। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण क्या है, माने मृदा माने मिट्टी को कैसे अपने संरक्षित करें, है ना, यही क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण माने मिट्टी का संरक्षण करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे कि मृदा एक मौलिक मतलब प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक हम जानते हैं कि मौलिक एवं प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जीवन में बहुत सी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे घर फसल, भोजन, गाय भैंस पशु के लिए चारा, है ना, ऑक्सीजन हम लोग के लिए देता है। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधा नहीं देता है। मृदा हम लोग के लिए घर देता है, माने ईंट, फसल हो गया, भोजन हो गया, चारा हो गया, और भी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वस्त्र, आवास जैसे मृदा में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे में फसल उगाए जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मृदा अपरदन होने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति गुणवत्ता क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं। मिट्टी की गुणवत्ता क्योंकि मृदा अपरदन बहुत ही तेज रफ्तार से हो रहा। मृदा अपरदन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो मृदा अपरदन होने का सबसे बड़ा रीजन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहा है, जबकि पेड़ नहीं लगाता है, खाली कटाई, है ना। हाँ, तो इसी कारण हो रहा है। और नेक्स्ट, मृदा अपरदन क्यों होता है? क्योंकि मृदा अपरदन से संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो लगाकर मृदा की उर्वरक शक्ति गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट कैसे बढ़ा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर अब और वन विनाश पर रोकथाम कर, है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, है ना, जल संरक्षण क्या है? तो जल संरक्षण क्या है? तो जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल संरक्षण, तो जल भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है जो मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह पीने के लिए जल देता है, नहाने के लिए जल पानी देता है, हर चीज में जल ही जीवन है। अगर पृथ्वी पर से जल की मात्रा कमी हो जाए तो जीवन संभव नहीं है ना। इसलिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कभी समाप्त न होने वाला संसाधन है, लेकिन फिर भी आज जल की कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जल का अंधाधुंध क्या बर्बादी किया जा रहा है। यह प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। जल जीवन दे सकता है तो जीवन ये भी सकता है। अतः जल का विवेकपूर्ण बचाव करना ही जल संरक्षण कहा जाता है। जल का विवेकपूर्ण, हम मानवों को जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही जल संरक्षण कहा जाता है। जल संरक्षण कहा जाता है। हम लोग वर्षा जल का संग्रह करके अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, है ना।
जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो जल को प्रदूषित होने से बचाना है। नदी तालाबों में जल को प्रदूषित होने से बचाना है पहला। दूसरा, नदी एवं तालाबों में क्या करना है? तालाबों में मरे हुए जीव जंतु पशु वगैरह को नहीं फेंकना चाहिए। समय समय पर जल का सफाई करना चाहिए, है ना, जल की सफाई करनी चाहिए। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पुनः चक्र में लाना चाहिए। जल बर्बादी पर रोकथाम, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। अपने घरों के नल टूटी हुई नल ये सब वगैरह का मरम्मत करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो पहाड़ी ढलानों में समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो समतल पहाड़ी ढलानों में पहाड़ी ढलानों से समुद्र तल से पृथ्वी तल से जो समान ऊंचाई है उसे जिस रेखा से सूचित किया जाता है उसी को हम कहते हैं समोच्च रेखा। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो समोच्च रेखा किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं हम कि समोच्च रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समोच्च रेखा तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले, हम वही ना पढ़ा है समुद्र तल, ये समुद्र तल है। समुद्र समान ऊंचाई वाले तल को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं, है ना, समोच्च रेखा कहते हैं। इसे मानचित्र पर बादामी रंग से दर्शाया जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करना है ना। प्रमुख नदी घाटी परियोजना तो पहला में लिखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है। तो यह स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में दामोदर नदी पर किया गया था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी को दामोदर नदी पर किया गया था। दामोदर नदी पर किया गया था। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। यह छोटा नागपुर के पठार से होते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाता है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसमें जब जब बाढ़ आती है अपार जानमाल की क्षति पहुंचाता है। इसमें जब जब बाढ़ आता है तो क्या करता है? अपार जानमाल की क्षति पहुंचाता है। इसलिए इस दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक कहते हैं। शोक में शोक नदी, बंगाल का शोक नदी अर्थात बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहला होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना और सेकंड लिखेंगे भाखड़ा नांगई परियोजना। सेकंड लिखेंगे भाखड़ा नांगई परियोजना। भाखड़ा नांगई परियोजना, भाखड़ा नांगई नदी घाटी परियोजना, है ना। भाखड़ा नांगई नदी घाटी परियोजना क्या है? तो भाखड़ा नांगई नदी घाटी परियोजना यह विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है जो पंजाब की सतलज नदी पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। तो भाखड़ा नांगई परियोजना यह विश्व का सबसे बड़ा माने विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण, है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है जिसका निर्माण पंजाब के सतलज नदी, जो पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है और 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। यह बांध के पीछे एक विशाल झील है जिसका नाम गोविंद सागर है। इसमें नांगई क्षेत्र उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इस बांध है भाखड़ा नांगई परियोजना जो बांध है, इस बांध के पीछे एक क्या है? इस बांध के पीछे एक क्या है? तो एक बांध के पीछे एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। इस बांध के पीछे एक झील है, झील का नाम है गोविंद सागर। यह बांध है ना भाखड़ा नांगई बांध, इस बांध के पीछे क्या है? एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, है ना। भाखड़ा नांगई परियोजना, है ना, इसमें नांगई क्षेत्र उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है ना। भाखड़ा नांगई परियोजना का जो लाभ है मृदा पतन पर रोकथाम, खेतों की सिंचाई, मछली पालन, विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण। जबकि दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ है खेतों की सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा पतन, विद्युत निर्माण, मछली पालन, सबका वही है लाभ में। तीसरा चाहते हैं नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नागार्जुन का नाम क्या है? नागार्जुन नदी घाटी परियोजना, है ना। नागार्जुन नदी घाटी परियोजना यह कहाँ है? नागार्जुन नदी घाटी परियोजना यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इस परियोजना की स्थापना कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया। नागार्जुन परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम किस लिए रखेगा? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में जो था, आंध्र प्रदेश में एक बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर ही रखा गया था। कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में किया गया। नागार्जुन नदी घाटी परियोजना की स्थापना कहाँ किया गया? तो कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में, जिसका लाभ सबका सेम ही है, मृदा पतन, मछली पालन, विद्युत निर्माण, है ना, वगैरह वगैरह। चौथा चाहते हैं हीराकुंड परियोजना। यह भारत का सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। चौथा चाहते हैं हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, है ना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, लंबी नदी घाटी परियोजना है जो उड़ीसा के महानदी में स्थित है। इस नदी में जब जब बाढ़ आती है तबाही मचाकर जाती है, जिसके कारण उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं?
महानदी को, महानदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। हीराकुंड परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ना, जो उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। इस नदी में जब जब बाढ़ आती है अब कोई तबाही मचा कर जाता है, जिसके कारण उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, भारत हो गया अब बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो पाया बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में पाया हो गया, मिटा देते हैं इसको, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो पाया लिखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि यह जब भी बाढ़ लेके आता है अपार जान माल की क्षति पहुंचाता है ना, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है, जिस कारण इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना या बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, जिसे बिहार और नेपाल के बॉर्डर हनुमान नगर बांध पर बनाया गया। इस नदी में जब जब बाढ़ आता है अपार जनवायु की क्षति पहुंचाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे दुखद नदी भी कहा जाता है। प्रभावित क्षेत्र अररिया, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया। कोसी नदी में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो कोसी नदी में भयंकर जो बाढ़ आया था वो 2008 में आया था। भयंकर बाढ़, कोसी नदी में भयंकर बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था। तो नेक्स्ट अपना जो नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम हो गया सोन नदी घाटी परियोजना। क्या है? नेक्स्ट अपने नदी घाटी परियोजना का नाम लिखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना है ना, नई जगह है। सोन नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? यह बिहार का सबसे प्राचीन और प्रथम नदी घाटी परियोजना, जिसका विकास अंग्रेजों के शासनकाल में 1874 में किया गया। यह वायु का ये प्रसिद्ध, जिसका रंग सोने के जैसा पीला होता है, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा भवन के निर्माण में किया जाता है।